नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपने जो टॉपिक शुरू कर रखा था वो ब्लड शुरू कर रखा था और ब्लड के अंदर अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है वो देखो। जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना था आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। आरबीसी को कल मैंने लास्ट जहाँ पे छोड़ा था वो थोड़ा सा बताओ कहाँ पे छोड़ा था। तो देखो, जैसा कि आरबीसी को मेरे को याद है कि मैंने आरबीसी की मृत्यु बता दी थी कि एक नर में कहाँ होती है, यानी एक वयस्क में कहाँ पे मरती है और एक शिशु में ये जो है आरबीसी जो है वो कहाँ पे मरती है। अब देखो, एक नाम बताया था कल मैंने आपको, प्लीहा या तिल्ली। एक नाम बताया था क्या, प्लीहा, या जिसको क्या बोलते हैं तिल्ली कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। इस प्लीहा या तिल्ली के कुछ उपनाम होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्लीहा या तिल्ली के उपनाम क्या क्या होते हैं। तो प्लीहा या तिल्ली, इसके उपनाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो इसके उपनाम क्या क्या होते हैं। पहली बात तो यहाँ पर क्या हुआ था, आरबीसी का जन्म हुआ था। कब? जब अपने वयस्क थे। आरबीसी का जन्म होता है जब अपने क्या थे, बच्चे थे। तो आप इसको बोल सकते हो आरबीसी का जन्म स्थान। क्या बोल सकते हैं? आरबीसी का जन्म स्थान इसको कह सकते हैं। दूसरा इसको और क्या बोल सकते हैं, तो जब अपने शिशु थे तब हमारी आरबीसी जो थी बनती भी प्लीहा में थी और मरती भी कहाँ पे थी, प्लीहा के अंदर ही मरती थी। इसलिए इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो आरबीसी का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो आप बोलोगे इस प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है क्या, आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट बात करें इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसका तीसरा नाम होता है रक्त संचयीकरण अंग। इसका तीसरा नाम जो है वो क्या है, रक्त संचयीकरण अंग इसको कहा जाता है। रक्त संचयीकरण अंग किसको बोलते हैं? तो आप बोलोगे प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट इसका और क्या उपनाम है, तो इसका और एक उपनाम है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपने शिशु थे तब हमारी आरबीसी यहीं पे बनती थी और यहीं पे क्या हो जाती थी, मर जाती थी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, रक्त बैंक कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक, या आप क्या बोल सकते हो, रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना, प्लीहा या तिल्ली को और किस नाम से जानते हैं, तो इस प्लीहा या तिल्ली को और क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं आरबीसी का बुच्चड़खाना। इसका जो 5 नंबर ध्यान में रखना है आपको नाम, वो क्या है, आरबीसी का बुच्चड़खाना इसको कहा जाता है। ये जो 5 नाम है वो क्या है, प्लीहा या तिल्ली के उपनाम है। ठीक है, तो प्लीहा या तिल्ली के उपनाम क्या क्या होते हैं, तो एक तो नाम ध्यान रखना, आरबीसी का क्या बोलते हैं, इसको जन्म स्थान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। रक्त संचयीकरण अंग किसको बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। और आरबीसी का बुच्चड़खाना किसको बोलते हैं, तो इस प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। तो आपको इनमें से मेन नाम जो है, एक तो ये ब्लड बैंक ध्यान रखना है और एक आरबीसी का कब्रिस्तान ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है, तो ध्यान में रखना किसको बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली को क्या बोलते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो ये 5 जो नाम है वो किसके नाम है, प्लीहा या तिल्ली के 5 नाम हैं। ठीक है, ये 5 नाम आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब प्लीहा या तिल्ली के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आरबीसी होती है इसकी संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो देखो आरबीसी, यही तो पढ़ रहे थे कल,
आरबीसी जिसकी फुल फॉर्म बताई थी क्या, रेड ब्लड सेल होती है इसकी क्या फुल फॉर्म। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या बताया था, इथ्रोसाइट बताया था। अब बात कर रहे हैं आरबीसी की, कि आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो देखो, एक नर में अलग संख्या रहती है, एक मादा में क्या रहती है, अलग संख्या रहती है। एक नर में कितनी होती है और एक मादा में कितनी होती है। तो देखो, एक नर में जो संख्या होती है ये होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर किसमें होती है, एक नर के अंदर किसकी संख्या रहती है, आरबीसी की संख्या रहती है। एक मादा में कितनी होती है, तो 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी जो आरबीसी है उसकी संख्या जो है ना, एक आदमी की तुलना में, यानी आदमी के अंदर कितनी है 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, लुगाई में कितनी है 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो जो नर होती है, नर जो है इसके अंदर क्या है, ज्यादा है आरबीसी की संख्या किसकी तुलना में, मादा की तुलना में। अब बात करते हैं कि संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर जो रक्त कणिकाएं हैं, संख्या के आधार पर जो रक्त कणिकाएं हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी होती है और सबसे कम कौन सी होती है, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर। तो आपको क्रम ध्यान में रखना है, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी से कम क्या होती है, तो प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, इससे कम क्या होगी, डब्ल्यूबीसी होगी। ये तो किसके आधार पर क्रम है, संख्या के आधार पर रक्त कणिकाओं का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा आरबीसी, इससे कम क्या है प्लेटलेट्स, इससे कम क्या है डब्ल्यूबीसी। ये तो क्रम आ गया किसके आधार पर, संख्या के आधार पर आ गया। अगर मैं बात करूं आकार के आधार पर, आकार के आधार पर बात करें कि आकार के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है। अगर आकार के आधार पर बात करें ना, तो कुछ नहीं करना, जो आपने संख्या के आधार पर जो क्रम याद किया है उसको उल्टा करके लिख देना। सबसे पहले किसको लिखोगे, इस डब्ल्यूबीसी को लिख देना, डब्ल्यूबीसी के बाद क्या लिखोगे, प्लेटलेट्स लिखोगे, और इसके बाद क्या लिख दोगे, आरबीसी लिख दोगे। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आरबीसी आ जाएगा। तो दोनों क्रम ध्यान में रखने हैं आपको कि संख्या के आधार पर रक्त कणिकाओं का सही क्रम क्या होता है, तो सबसे ज्यादा क्या है आरबीसी, इससे कम क्या है प्लेटलेट्स, इससे कम क्या है डब्ल्यूबीसी। आकार के आधार पर सबसे बड़ा आकार किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है, उससे छोटा किसका होता है, प्लेटलेट्स का, और सबसे छोटा किसका होता है, आरबीसी का आकार होता है। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जो आरबीसी जो होती है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब देखो नेक्स्ट बात क्या करनी है, नेक्स्ट बात ये करनी है कि जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी होती है, कल मैंने बताया था इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो आरबीसी के अंदर एचबी पाया जाता है। एचबी बोले तो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है वो किस में पाया जाता है,
तो आप बोलोगे जो हीमोग्लोबिन है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका किस में, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपने इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्या है कि जो आरबीसी जो होती है इसमें क्या नहीं होता, तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है लेकिन आरबीसी में क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें, जो स्तनधारी जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी आरबीसी में क्या नहीं मिलता, केंद्रक देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी आरबीसी में क्या नहीं होता, केंद्रक देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ध्यान में रखना, केंद्रक देखो, कोई केंद्रक को क्या बोलते हैं, इस केंद्रक का उपनाम क्या क्या है, इसको एक तो बोलते हैं कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग, या इसको बोलते हैं क्या, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का दिमाग, या क्या बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर मस्तिष्क नहीं पाया जाता, तब आपको ध्यान में रखना है कौन सी है, आरबीसी है। ठीक है, कौन सी है, आरबीसी जो है उसके अंदर क्या नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता। ये एकमात्र सेल्स ऐसी है जिसके अंदर क्या नहीं है, मस्तिष्क नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनकी आरबीसी में क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, लेकिन कुछ अपवाद है इसके अंदर। लेकिन क्या है, कुछ अपवाद हैं। अब स्तनधारी जीव कौन से होते हैं, मैमल्स, यानी वे जीव जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिला के पालते हैं, वो जीव कौन से होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। अब बात करें यहां पर अपवाद की कि अपवाद इसमें क्या क्या है। अपवाद की बात करें तो सबसे पहले स्तनधारियों में अपवाद है कौन सा, जिराफ। अपवाद में सबसे बात करें तो एक तो है जिराफ। स्तनधारियों में कौन कौन से अपवाद हैं, एक तो है जिराफ, जिराफ के बाद में बात करें लामा, और इसके बाद नेक्स्ट है ऊंट। ये तीन अपवाद है किसके अंदर, तो ये तीन अपवाद हैं किसके अंदर, तो आप बोलोगे ये तीन ऐसे जीव हैं जो स्तनधारी होने के बावजूद भी इनकी आरबीसी में क्या देखने को मिलेगा हमें, तो केंद्रक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीन जीव ऐसे हैं, एक तो जिराफ, एक लामा, एक ऊंट। अब कहोगे सर ये जिराफ और ऊंट तो हमने नाम सुना है, लेकिन ये लामा क्या होता है, लामा ही एक क्या होता है, ऊंट ही होता है, लेकिन इसकी हाइट जो होती है ना कम होती है, और ये कहां पे रहता है, पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एक अपवाद और ध्यान रख लेना, मेंढक। ठीक है, मेंढक की बात करें तो मेंढक क्या है, एक उभयचर है। उभयचर में भी ध्यान रखना, अपवाद है एक क्या, मेंढक। जो मेंढक होता है उसकी आरबीसी में भी क्या देखने को मिलता है, हमें केंद्रक देखने को मिलता है। किसके अंदर, मेंढक के अंदर। ठीक है, मेंढक क्या है, एक उभयचर है। ठीक है, उभयचर बोले तो वो जीव जो धरती पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, वो किस श्रेणी में आएंगे, उभयचर के अंदर आएंगे। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है और जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता। ये जो केंद्रक होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का दिमाग, या इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता, लेकिन ये तीन अपवाद हैं, एक तो जिराफ, एक लामा और एक क्या, ऊंट। इन तीनों की आरबीसी में क्या देखने को मिलता है, हमें केंद्रक देखने को मिलता है। और एक अपवाद है मेंढक। ये तीनों जो हैं वो तो किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं।
ये तीनों जो हैं वो कैसे जीव हैं? स्तनधारी जीव है, मतलब ये अपने बच्चों को दूध पिला के पालते हैं। लेकिन मेंढक जो है वो किस श्रेणी में आता है? उभयचर के अंदर आता है। उभयचर बोले तो वे जीव जो धरती पे भी रह सकते हैं और किस में रह सकते हैं? पानी के अंदर भी रह सकते हैं। तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट बात कि आरबीसी जो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और आरबीसी जो होती है इसका कलर कैसा होता है? तो आरबीसी का कलर होता है लाल। कैसा कलर होता है? लाल कलर होता है, और वो भी किसके कारण होता है? HB के कारण ही होता है। तो आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप बोलोगे किसके कारण होता है? तो HB के कारण ही होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें कौन से जीव की आरबीसी सबसे बड़ी होती है? जो स्तनधारी जीव हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनमें से स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ी आरबीसी, स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो ध्यान में रखना किसकी होती है? हाथी की होती है। किसकी होती है? हाथी की होती है। स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? हाथी की होती है। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट की बात करें कि स्तनधारी जीवों में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो ये आरबीसी जो सबसे छोटी होती है वो किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की होती है। कस्तूरी हिरण की जो आरबीसी है वो क्या होती है? सबसे छोटी होती है। यानी स्तनधारी जीव जो होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? हाथी की होती है। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की होती है। तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी? हाथी की। और सबसे छोटी आरबीसी किसकी? कस्तूरी हिरण की होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आरबीसी के बारे में। क्या बात करते हैं कि नेक्स्ट जो आरबीसी है, नेक्स्ट हमारे पास जो आरबीसी है, आरबीसी के बारे में अगर नेक्स्ट बात करें तो आरबीसी जो है इसकी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है जब आप ऊंचाई पे जा रहे हो और जब आप गहराई में जा रहे हो, तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, पहली बात तो करते हैं जब अपने ऊंचाई पर जा रहे हैं, ऊंचाई पर जाएं तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब अपने गहराई में चले गए तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब अपने ऊंचाई पर जाते हैं तो ध्यान में रखना, ऊंचाई पर जाने पर जो आरबीसी होती है उसकी संख्या सदैव बढ़ती है। उसकी संख्या सदैव क्या है? बढ़ती है। और जब आप किस में जा रहे हो? गहराई में जा रहे हो, तो आरबीसी की संख्या सदैव क्या होती है? कम होती है। अब इसका रीजन क्या होता है सुनो। जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ने का कारण ये होता है कि जब अपने ऊपर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ती है। जब अपने गहराई में जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण गहराई में जाने पर आरबीसी की संख्या सदैव क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, सोते समय 5% तक आरबीसी की संख्या कम हो जाती है।
सोते टाइम 5% तक आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना। ऊंचाई पर जाओगे तो आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, गहराई में गए तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब आप सो रहे हो तब आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सुनो, जब अपने ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी की संख्या हमेशा के लिए क्या होती है, बढ़ती है। जब अपने गहराई में जाते हैं तो आरबीसी की संख्या सदैव क्या होती है, कम होती है। और जब अपने सोते हैं तब 5% तक आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तीनों पॉइंट नोट करो। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी से संबंधित। आरबीसी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आरबीसी से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती है। आरबीसी से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में नेक्स्ट हमें पढ़ना है। पहली बीमारी देखो, आरबीसी से संबंधित पहली बीमारी है एनीमिया। कौन सी बीमारी है, एनीमिया। ठीक है, पहली बीमारी जो है वो कौन सी है, एनीमिया। एनीमिया कब होता है, तो जब आरबीसी की संख्या कम हो जाए। आरबीसी की संख्या कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया कहा जाता है। जब आरबीसी की संख्या कम हो जाए ना, तब उस बीमारी को क्या बोलते हैं, एनीमिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर ध्यान रखना, पॉलीसेंथेनिया। कौन सी बीमारी है, पॉलीसेंथेनिया। पॉलीसेंथेनिया क्या होता है, जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेंथेनिया कहा जाता है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेंथेनिया कहते हैं। आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेंथेनिया। एनीमिया क्या है, आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, एनीमिया। पॉलीसेंथेनिया क्या है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसेंथेनिया। अब नेक्स्ट सुनो, 3 नंबर। 3 नंबर जो आरबीसी से संबंधित बीमारी है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। उस बीमारी का नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ये एनीमिया जो होता है वो कई टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरी बीमारी है आरबीसी से संबंधित उसका नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। यानी इसके अंदर जो आपकी आरबीसी है ना वो अपना आकार परिवर्तित कर लेती है और आकार परिवर्तित करके एक हेशिये के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर जो आपकी आरबीसी है वो क्या कर लेगी, आकार परिवर्तित कर लेगी और एक हेशिये के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत ही कठोर हो जाती है। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना, जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होता है, जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होता है उस व्यक्ति को कभी मलेरिया नहीं होता। जिस व्यक्ति को क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, उस व्यक्ति को क्या नहीं होता, कभी मलेरिया नहीं होता। अब मलेरिया जो बीमारी है ये किसकी वजह से होती है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है वो किसमें पाया जाता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर पाया जाता है ना। अब देखो ये आरबीसी जो है ना ये कठोर हो चुकी है तो उसके कारण इसका जो मच्छर जो होता है, कौन सा, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो काटेगा और हमारे अंदर जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को छोड़ जाएगा। तो इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारी आरबीसी जो है वो कठोर हो चुकी है। कठोर होने के कारण
जो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होगा वो हमारी आरबीसी के अंदर संक्रमण नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होता है उस व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, उस व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं होता, मलेरिया नहीं होता। नेक्स्ट 4 नंबर बीमारी है जिसका नाम है थैलेसेमिया। 4 नंबर जो आरबीसी से संबंधित बीमारी है उसका नाम क्या है, थैलेसेमिया। और थैलेसेमिया बीमारी क्या होती है, तो इसके अंदर जो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन था वो घटकर आ जाता है 50 से 60 डेज पे आ जाता है। वो घटकर कितने पे आ जाता है, 50 से 60 दिन पे आ जाता है। क्या, तो जो आरबीसी का जीवन काल है वो घटकर कितने पे आ जाता है, 50 से 60 डेज पे आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 बीमारियां आपको ध्यान में रखनी है। किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, आरबीसी से संबंधित 4 बीमारियां हैं। कौन कौन सी, एक तो है एनीमिया। एनीमिया जो है वो क्या होता है, तो आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया कहा जाता है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं क्या, पॉलीसेंथेनिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसेंथेनिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, आरबीसी अपना आकार परिवर्तित करके एक हेशिये के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। और जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होता है उस व्यक्ति को कभी भी मलेरिया नहीं होता, उस व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं होता, मलेरिया नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, थैलेसेमिया की। और थैलेसेमिया जो रोग होता है, इस रोग के अंदर जो आरबीसी का जीवन काल आपका 20 से 120 दिन था वो घटकर कितने पे आ जाएगा, 50 से 60 डेज पे आ जाएगा। ठीक है, ये 4 बीमारियां हैं, इनका लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक पॉइंट और नोट कर लेना आरबीसी से संबंधित, कि जो पीलिया बीमारी है, जो पीलिया बीमारी होती है उसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, एक बीमारी और है कौन सी, पीलिया, इसमें भी आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये थी हमारे पास क्या, आरबीसी। ठीक है, ये क्या थी, आरबीसी। अब नेक्स्ट 2 नंबर की जो रक्त कणिका है उसका क्या नाम है, डब्ल्यूबीसी। 2 नंबर पे जो आएगी वो कौन सी आएगी, डब्ल्यूबीसी। तो नेक्स्ट हमें कौन सी रक्त कणिका पढ़नी है, वो पढ़नी है डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी की। नेक्स्ट 2 नंबर पे जो रक्त कणिका आएगी वो कौन सी आएगी, डब्ल्यूबीसी आएगी। WBC। अब फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नाम से पता चल रहा है, वाइट ब्लड सेल, इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। WBC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वाइट ब्लड सेल हो जाएगी। वाइट ब्लड सेल जो है किसको बोलते हैं, WBC को कहा जाता है। अब देखो WBC जिसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वही बात आएगी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो RBC का वैज्ञानिक नाम क्या था, इरिथ्रोसाइट। वैसे ही WBC का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या हो जाता है, ल्यूकोसाइट। क्या हो जाता है, ल्यूकोसाइट हो जाता है। किसका वैज्ञानिक नाम, तो वो नाम होता है WBC का। तो WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। अब कोई भी चीज है तो सबसे पहले उसका क्या करवाएंगे, जन्म करवाएंगे। तो जब WBC बनती है तो ये कहां पर बनती है,
तो एक वयस्क में अलग स्थान पे बनती है, एक शिशु में ये अलग स्थान पे बनती है। तो ध्यान में रखना, एक वयस्क में कहां पर बनेगी, तो एक वयस्क के अंदर जो आपकी WBC है ये बनती है पीली अस्थि मज्जा में। कहां बनती है, पीली अस्थि मज्जा के अंदर क्या बनती है, तो पीली अस्थि मज्जा के अंदर बनती है आपकी क्या, WBC। जबकि एक शिशु के अंदर कहां बनेगी, एक शिशु के अंदर कहां बनेगी, तो ये जो आपकी WBC है एक शिशु के अंदर कहां बनेगी, तो ये बनती है प्लिया या फिर आप बोल सकते हो क्या, तिल्ली के अंदर बनती है। किसमें बनती है, प्लिया या तिल्ली के अंदर बनती है। तो WBC जिसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, ल्यूकोसाइट है। जन्म एक वयस्क में कहां बनती है, पीली अस्थि मज्जा में बनती है। शिशु में कहां बनेगी, प्लिया या तिल्ली के अंदर बनती है। अब देखो ये जो WBC होती है ना, इसका निर्माण तो होता है कहां पे, पीली अस्थि मज्जा में, और ये यहां से चलकर थाइमस ग्रंथि के पास आती है, और थाइमस ग्रंथि जो है ना वो इसको करती है मैच्योर। ठीक है, थाइमस ग्रंथि इसको क्या करती है, मैच्योर करती है किसको, तो WBC को। इसलिए जो आपकी थाइमस ग्रंथि है, इसलिए जो आपकी थाइमस ग्रंथि है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है WBC का ट्रेनिंग सेंटर। इसका उपनाम क्या है, WBC का ट्रेनिंग सेंटर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका किसको, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है WBC का ट्रेनिंग सेंटर। क्यों, क्योंकि एक वयस्क के अंदर जो पीली अस्थि मज्जा के अंदर आपकी WBC बन रही है ना, वो मैच्योर होने के लिए किसके पास जाती है, थाइमस ग्रंथि के पास जाती है। और ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, इसका उपनाम है क्या, WBC का ट्रेनिंग सेंटर। बहुत बार पूछा गया है कि WBC का ट्रेनिंग सेंटर किसको कहते हैं, तो थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये एक कौन सी ग्रंथि है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि जो है कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो है वो कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर ध्यान में रख लेना, लोकेशन। ये थाइमस ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी चेस्ट के अंदर। ठीक है, हमारी छाती के अंदर पाई जाती है। और इस थाइमस ग्रंथि से तीसरा पॉइंट ध्यान में रख लेना कि मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि जिसका आकार उम्र के साथ घटता जाता है, वो कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है। इस थाइमस ग्रंथि के कारण ही व्यक्ति बूढ़ा होता है, अन्यथा व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस ग्रंथि का आकार जो होता है ना, वो उम्र के साथ घटता जाता है। तो ध्यान में रखना, मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि जिसका आकार उम्र के साथ घटता जाता है, वो कौन सी है, थाइमस ग्रंथि है। मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि, मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि जिसका आकार उम्र के साथ घटता जाता है। उम्र के साथ घटता जाता है, वो कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है थाइमस ग्रंथि। बाकी नेक्स्ट जो थाइमस ग्रंथि के बारे में बातें हैं ना, वो अपने पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक अलग से टॉपिक है, वहां पे पढ़ेंगे ना। तो ये थाइमस ग्रंथि वापिस पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कि इससे कौन कौन से हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। अब देखो, आज के लिए जो हमने पढ़ा है WBC के बारे में, पहली बात तो WBC की फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है।
नेक्स्ट इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। जन्म एक वयस्क में कहां बनती है? पीली अस्थि मज्जा में। एक शिशु में कहां बनती है? प्लिया या तिल्ली के अंदर बनती है। और जो ये आपकी WBC है वो कहां पे जाकर मैच्योर होती है? तो ये मैच्योर होती है किसके अंदर? थाइमस ग्रंथि के अंदर। नेक्स्ट जो बात है अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर आपको WBC कंप्लीट करवाऊंगा। ओके।